तो जैसा आप लोगों को पता है कि गेट 2025 का रिजल्ट आ गया है। और इस समय आप यूट्यूब पे भी देख रहे होंगे, बहुत सारे इंटरव्यूज आपके सामने आ रहे होंगे। ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 10। मगर ये इंटरव्यू बहुत स्पेशल होने वाला है। ये स्पेशल इसीलिए है और उन स्टूडेंट्स के लिए है जो गेट 2025 में अच्छा नहीं कर पाए हैं। हो सकता है कि आप क्वालिफाई ना कर पाए हो सकता है जस्ट क्वालिफाई किया हो, अच्छे मार्क्स ना आए हो। तो यहाँ पे हमारे साथ हैं गौरव, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 142 है। और ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि गौरव के लास्ट ईयर जो मार्क्स आए थे वो आए थे 31 मार्क्स। और इस बार उन्होंने एक साल में मेहनत करके इसको 62 में कन्वर्ट किया है। और इसीलिए ये इंटरव्यू बहुत खास हो जाता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो हम ये देखना चाहेंगे, हम गौरव से ये एक्सपीरियंस शेयर हम चाहेंगे कि गौरव हमसे ये एक्सपीरियंस शेयर करे कि एक साल में उसने क्या चीजें में चेंजेस किए, अपनी तैयारी में क्या चेंजेस किए जिससे कि उनके मार्क्स इतने बेहतर हो गए इस साल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है सर, सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगा गौरव का और कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा गौरव को फॉर 142 रैंक। कॉन्ग्रेचुलेशन गौरव। थैंक यू सर। गौरव, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप कब के पास आउट हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। सर मैं हिमाचल से हूँ और मैं टी आर कॉलेज से मैंने बीटेक करी है और अभी लास्ट लास्ट ईयर 2024 से मैं पास आउट हुआ हूँ। और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था सर। ओके, लास्ट ईयर आपके कितने मार्क्स थे? 31 मार्क्स थे इलेक्ट्रिकल में। हाँ जी सर, 3 मार्क्स थे, 4000 थे। ओके ओके ओके। तो इस बार देखिए इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा किया है। तो मैं ये पहले जानना चाहूँगा कि ऐसा मतलब एकदम टू द पॉइंट हम बातें करें, क्योंकि स्टूडेंट भी जो आपका इंटरव्यू देखना चाह रहे होंगे वो यही जानना चाह रहे होंगे कि इस बार हम क्या चेंजेस करें। क्योंकि अब अगर वो 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो 2024 में जब आपने दिया था, उस समय आपने क्या गलतियां करी थी और इस एक साल में आपने क्या चेंजेस लेकर आए हैं। सर गलतियां तो मैं नहीं बोलूंगा फोर्थ ईयर में उतना करी थी, क्योंकि उस टाइम मैंने फोर्थ ईयर में शायद मैं पूरा भी सिलेबस कवरेज भी ध्यान दे रहा था। उस टाइम मैंने 70% के आसपास का सिलेबस कंप्लीट किया था। और उस टाइम मेरा सबसे बड़ी गलती या बोले कि या वो कि मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं हो पाया था। और जो गेट एग्जाम है वो पूरा का पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस बेस्ड है। वर्कबुक की क्यूज टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ रहता है, बहुत कुछ रहता है। तो वो चीज मैंने इस बार अच्छे से की, तो मेरा रैंक अच्छा है। हाँ अच्छा अच्छा, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हो सकता है इस बार जिन स्टूडेंट ने जस्ट क्वालिफाई किया होगा उनने थ्योरी कॉन्सेप्ट्स बहुत कवर किए होंगे, मगर शायद पीवाईक्यू क्वेश्चन और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की होगी। इसी के कारण वो थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने जब लास्ट ईयर प्रिपरेशन करी थी तो कितना परसेंटेज आपने सिलेबस का कवर किया था, और इस साल क्या उसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया है या आप उतने ही सिलेबस से गए थे। नो सर, लास्ट टाइम 70% के आसपास सिलेबस हुआ था। और उसमें भी कुछ दिक्कतें कमी थी, वो भी अच्छे से किया। लेकिन इस बार ऑलमोस्ट 98% सिलेबस कंप्लीट था। मेजरमेंट एक सब्जेक्ट था जिसको ऊपर ऊपर से किया था, बाकी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरा था सर। ओके। तो मतलब देखिए सिलेबस का इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि क्या होता है जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होते हैं नॉर्मली उनको आदत रहती है कि यार मेरे को 60-70 नंबर लेकर आने हैं, तो मैं 60-70% अपना सिलेबस करके चले जाता हूँ। ठीक है, तो मेरा हाँ ठीक है इतने मार्क्स आ जाएंगे। मगर जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो बिल्कुल सिलेबस 100% का आपको एम होना चाहिए, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। मुझे थोड़ा टेस्ट सीरीज के बारे में बताएंगे क्या? टेस्ट सीरीज आपने कितने पेपर्स लगाए, या फिर टेस्ट सीरीज की क्या इंपॉर्टेंस है आपके हिसाब से? टेस्ट सीरीज सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज गेट एग्जाम में मेरे को लगता है टेस्ट सीरीज ही है। आपने लेक्चर तो ले लिया, उसके बाद टेस्ट सीरीज ही आपको आपका एनालिसिस बताती है, आपका आप एक्चुअली स्टैंड कहाँ पे कर रहे हो। तो मैं एक्चुअली एक लेक्चर लगाता था पूरा जो सब्जेक्ट किया। तो उसके बाद मैं उस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट रहते थे, तो एक वो लगाता था। उसके बाद मॉक लास्ट में लगाता था। ओके ओके। अच्छा, एक और चीज़ बताएं कि टेस्ट हो गया हमारा, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई, 100% सिलेबस हो गया, और फंडामेंटल्स का कितना इंपॉर्टेंस है? क्या होता है कि फंडामेंटल्स जैसे कई स्टूडेंट होते हैं
जैसे प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट है, आप भी एक प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट हैं, नो डाउट आप भी जानते हैं कि जब हम बीटेक करके निकलते हैं तो हमारा वो बेस तैयार नहीं होता है और हम गेट जैसे एग्जाम की तैयारी करने आते हैं। तो बेस का कितना इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल्स का कितना इंपॉर्टेंस है, थोड़ा आप इसके बारे में बताएंगे। फंडामेंटल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं सर, क्योंकि अगर आप, जैसे कि मैंने आपसे पढ़ा था मशीन वगैरह, स्टार्टिंग में आपसे ही पढ़ा था, तो आपसे फंडम जो बेसिक चीजें हैं वो गेट में एक्चुअली पूछते ही बेसिक, जितना स्ट्रांग जिस लड़के का जितना स्ट्रांग होगा बेसिक्स, उसको इतना प्रॉफिट आएगा, क्योंकि वो जो डीप कॉन्सेप्ट रहता है उसमें तभी जा पाएगा, उसका फंडामेंटल वगैरह सारे टॉपिक। मतलब फंडामेंटल हमें बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्या होता है, हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते रहते हैं, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसमें कोई फंडामेंटल बात आ गई, तो स्टूडेंट बोलता है हाँ ये ऐसा होता यस होगा, सर, यस सर। वो पढ़ के आगे निकल जाता है। मगर उस पर्टिकुलर हाँ फंडामेंटल को जी सर। क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उससे लिंक करके अगर कोई आसपास की चीजें पूछी जाएं तो वो आपका ओवरऑल फंडामेंटल आपका स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि नेटवर्क एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है सारे कोर सब्जेक्ट्स के लिए। अगर हम देखें, इवन नॉन कोर सब्जेक्ट में भी देखें आप, यस सर। से पहले तो आपका नेटवर्क स्ट्रांग होना जरूरी है। मैथमेटिक्स हो गया और ईएमटी हो गया, तो ये सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जो स्ट्रांग होल्ड में होने ही चाहिए। और फंडामेंटल कई क्वेश्चन मैं ऐसे देखता हूँ, कई बार आपको बहुत डीप उसमें आपको नहीं भी पता होगा और आपका फंडामेंटल क्लियर है ना, तो उससे आप क्वेश्चन सोल्व कर जाते हो। तो ये बहुत ज्यादा यस सर। इंपॉर्टेंट है। अच्छा मेरे को ये बताओ आप कि जैसे आपने एक साल ड्रॉप लिया, पिछले साल तो आप फाइनल ईयर में थे तब आपने पेपर दिया, अब एक साल ड्रॉप लिया, तो इस साल एग्जाम देते समय कितना प्रेशर था आपके ऊपर। प्रेशर तो था सर थोड़ा बहुत, लेकिन मैंने स्टार्टिंग से मेंटेन करके रखा था। जो लास्ट मंथ था मैंने पूरा डिसिप्लिन से रखा हुआ था अपना। जो लास्ट वाला मंथ था मेरे लिए, वो मेरे लिए सबसे मेन था, क्योंकि उसमें मेरा जो डिसिप्लिन था, मैंने शेड्यूल कर रहा था कि अपना क्लास का, क्लास तो नहीं पर टेस्ट सीरीज वगैरह पूरा टाइम से, सोना टाइम से, अच्छा जो खाना भी है वो भी अच्छे से टाइम से और अच्छा खाना है। तो ये सारी चीजें मेंटेन अच्छे से करी हुई, तो पूरा लास्ट दिन उतना प्रेशर नहीं रहता है। चलो गुड गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि स्टूडेंट क्या करता है, साल भर जब तैयारी करता है तो आखिरी दिन जब वो एग्जाम देने जाता है, खासकर पास आउट स्टूडेंट, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट तो फिर भी उतना प्रेशर नहीं रहता है क्योंकि उसके पास ऑप्शंस रहते हैं। बट यही सारी चीज़ें ये मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये साल भर हमारा एक अच्छा रूटीन होना चाहिए तैयारी करने का। और खासकर जैसे आपने बताया कि लास्ट मंथ में अगर चलो साल भर नहीं भी हो पाता है तो एटलीस्ट लास्ट मंथ हम इसको इम्प्रूव कर लें। ठीक है। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे हमारे साथ गौरव ने शेयर किए, और आई होपफुल जितने स्टूडेंट इस बार नहीं सक्सेसफुल हो पाए होंगे उनको ये पर्टिकुलर पॉइंट्स को अपने चेकलिस्ट में चेक करना चाहिए और आगे तैयारी को अच्छी तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा अब फाइनल ये है कि गौरव मुझे ये बताओ कि इस बार आपका एम क्या है, पीएसयू है या एमटेक है। इस बार तो सर एमटेक के लिए सोच रहा हूँ। ओके, चलो बढ़िया बढ़िया, ठीक है। देखो टॉप रैंकर्स जो रहते हैं वो अक्सर एमटेक के लिए ही सोचते हैं। जितना भी हम लोग इंटरव्यू लेते हैं तो वहाँ पे हमें काफ़ी जो होते हैं मैक्सिमम रहते हैं जो एमटेक के लिए जाना चाहते हैं, और ये अच्छी बात है और देश के लिए भी अच्छी बात है क्योंकि ये लोग हायर एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है। चलो थैंक यू सो मच गौरव, और कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन, है ना। बढ़िया। और आगे के लिए भी बेस्ट ऑफ लक, फ्यूचर के लिए भी। और ऐसे ही आपकी जो बातें हैं मेरे ख्याल से काफ़ी स्टूडेंट तक पहुंच सकी होंगी, और अगर इससे किसी भी स्टूडेंट की करियर में एड ऑन होता है, एक बहुत अच्छी बात होगी इस इंटरव्यू के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।